तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर उनकी नवनिर्मित 182 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में अनावरण किया। मूर्ति के उद्घाटन के बाद सरदार पटेल के स्टैच्यू का एक शानदार वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें सरदार पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया गया। साथ ही पटेल को एक फूलों की माला भी पहनाई गई। वीडियो में ही एयरफोर्स के जरिए शानदार सलामी भी देते हुए दिखाया गया है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त दिख रही हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा के उद्घाटन से जुड़ी। तो ये मौका था सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण का, उद्घाटन का, और इस मौके पर सरदार पटेल को नमन किया गया। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहे हैं वापस। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर और तमाम चीज़ों का बारीकी से जायजा लिया, समझने की कोशिश की। 2010 में सबसे पहले अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ऊंची प्रतिमा का जिक्र किया था। ये विचार उनके दिमाग में आया था और उसके बाद 8 साल बाद 2018 में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर वो विचार, वो सपना हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। तब जबकि एक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हुआ है, जो सरदार पटेल की बनी है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, देश के पहले गृह मंत्री की, देश के पहले उप प्रधानमंत्री की, जिनको श्रेय दिया जाता है इस देश की 560 से ज़्यादा रियासतों के विलय का, जिनको श्रेय दिया जाता है इस देश के किसानों के आंदोलन करने का, जिनको श्रेय दिया जाता है देश की बेहतर प्रशासनिक सेवा के ढांचे को तैयार करने का। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं। एक तरफ सरदार पटेल की वो प्रतिमा जिसका उद्घाटन अब से कुछ देर पहले हुआ है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जहां से उनका काफिला रवाना हो रहा है उस कार्यक्रम स्थल से। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सापरा साहब ने खांडेकर जी अभी कुछ देर पहले कहा था कि देखिए साहब, हम इस प्रतिमा का स्वागत करते हैं, सरकार के इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात की आलोचना भी करते हैं कि विपक्ष को साथ में नहीं लिया गया। किस तरीके से आप देखते हैं, विरोध के लिए विरोध या सापरा साहब का तर्क, उनकी दलील वाजिब है? नहीं, उनकी तर्क और जो उन्होंने जो दलील दी है उसको हम एक अलग दृष्टि से भी देख सकते हैं कि यदि ये गुजरात सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यदि पूरे देश का कार्यक्रम है, और यदि हम इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, अर्थात एकता की जब बात कर रहे हैं, तो और राष्ट्रीय नेता का दर्जा यदि आज हम उनको अलग तरीके से उनकी पहचान प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाकी राजनीतिक दलों को भी वहां बुलाया जाना उचित होता। उससे ये पता लगता कि सरदार पटेल सिर्फ एक पार्टी विशेष के नेता नहीं थे। वैसे तो वो कांग्रेस के थे और पूरा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के उपाध्यक्ष या कांग्रेस के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में हैं, या दिल्ली के मुख्यमंत्री या और बड़े जो राष्ट्रीय नेता थे, पुराने लोगों को यदि वहाँ बुलाया जाता और बाइज्जत उनको वहाँ बिठाया जाता, तो सरदार पटेल भी शायद वो ऊपर से यदि देख रहे होते तो खुश होते, क्योंकि सरदार पटेल की जो राजनीति का तौर तरीका था वो आज की राजनीति से बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है। वो बहुत अलग तरीके का नेता था, उनकी ऊंचाई बहुत अलग थी और उन्होंने सब लोगों को साथ में मिलाने का काम किया। ऐसे समय पर यदि ऐसा चित्र देख सकते कि वहाँ पर बाकी नेता भी हैं और राजनीति निम्न स्तर की नहीं होते हुए भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में नमन करते हुए राष्ट्र यदि अलग तरीके से उनको याद करता तो शायद ये बेहतर दृश्य दिखता। मेरे चरण सिंह सापरा साहब, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दर्द है, दरअसल में वो सरकार और विपक्ष के बीच के विश्वास के संकट को भी दिखाता है, ट्रस्ट डेफिसिट को दिखाता है कि सरकार ने विपक्ष को अपने साथ लाने के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन जब हम ट्रस्ट डेफिसिट को देखते हैं तो वो वक्त के साथ बदलता रहता है। जीएसटी के मौके पर वो ट्रस्ट डेफिसिट नजर नहीं आता है, लेकिन आज वो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर वो ट्रस्ट डेफिसिट फिर नजर आता है। ये सुविधा अनुसार तो स्थितियां नहीं बदल रही हैं। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए ऐसा है, जब नरेंद्र मोदी एकता में अनेकता की बात करते हैं तो उनको ये करना चाहिए, सभी पार्टी के नेताओं को बुलाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हो रहा है और कर कौन रहे हैं? जिन्होंने आज तक विभाजन की राजनीति की है, जिन्होंने श्मशान और कब्रिस्तान की बात की है, जिन्होंने दिवाली और रमजान की बात की है, जिन्होंने क्लियर कट विभाजन की राजनीति से वो सर, अल्पसंख्यकों का पहला हक की राजनीति तो आपने भी की है, माफ कीजिएगा रोक रहा हूं आपको। तो ये और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, एक मैं कंप्लीट कर लूं एक 10 सेकंड।
देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कभी विभाजन की राजनीति को प्राथमिकता नहीं देते थे। वो धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देते थे, जातिवाद को नहीं देते थे। उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र, जो आरएसएस कहती थी हिंदू राष्ट्र, उसको पागलपन कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये सारी बातें हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सापरा साहब, मेरा सवाल बीच में कहीं रह गया। देश विभाजन के हैं, अल्पसंख्यक का पहला हक संसाधन पर ये राजनीति तो आप भी करते रहे सर, अंतर कहां है? नहीं, मैं ये कहता हूं कि सरकार, देश की जनता ने इस सरकार को क्यों चुना? उनको कांग्रेस के कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी इसलिए इनको चुना। अगर ये भी वही करते हैं तो फिर जनता तय करेगी फिर कौन बेहतर है। भाई, इन्होंने कहा था गवर्नमेंट विद अ चेंज। अगर ये चेंज नहीं करते हैं, अगर ये कांग्रेस के ही पुरानी चीजें जो है उसी को अलग तरीके से उसी तरह से फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो 2014 में जितने वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं उन पर वो कतई। लेकिन सापरा साहब, एक सवाल मेरा जो शुरुआती था वो कहीं छूट गया बीच में। जीएसटी पर तो सहमति बनती नजर आती है, ट्रस्ट डेफिसिट नजर नहीं आता, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रस्ट डेफिसिट नजर क्यों आता है? आपके हिसाब से वजह क्या? नहीं, देखिए, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया है। जितने स्लैब जीएसटी के हैं उतने नहीं होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है। उसको गब्बर सिंह टैक्स करके श्री राहुल गांधी जी ने एड्रेस किया। लेकिन 1 अप्रैल को जब लागू हो रहा था तब आप साथ गलत काम कर रही है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के शुक्रिया कहा जा रहा था, गलतियां बता रहे, शुक्रिया स्वीकार रहे थे। अभिलाष जी, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। अभिलाष जी, ये राजनीति आगे बढ़ती रहेगी 2019 तक? बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी, और जिस तरीके से एक के बाद एक विधानसभा चुनाव इसी माह, अगले माह जो होने वाले हैं, उसमें जिस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे उसके वो भी जो राजनीति की दिशा तय करेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस आज अपने एग्जिस्टेंस या अपने जो उसकी लड़ाई लड़ रही है उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आज यदि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी यदि भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ऊंचाई पर ले जा रही है तो कांग्रेस को उसमें बहुत सारी चीजें, कांग्रेस के नेता जितना मेहनत करना है उतना नहीं करते हैं, उनके स्पोक्समैन जिस तरीके से तैयार होना है, उनकी जो स्टेट लीडरशिप है, चरण सिंह खांडेकर की थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। और देखना होगा कि सरदार पटेल की मूर्ति का उद्घाटन सियासी तौर पर किस तरीके से राजनीतिक तस्वीर को बदलता है 2019 से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाने लगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज के कार्यक्रम स्थल की, जब अब से कुछ देर पहले सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। देश को समर्पित की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं और कितनी भव्य और विशाल प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये साफ नजर आता है इन अलग अलग 6 तस्वीरों के जरिए। 7 किलोमीटर दूर से आप देख सकते हैं इन प्रतिमा को। अगर सरदार न होते तो आज की तारीख में करीब 30 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान में रहने को मजबूर होते। अगर सरदार न होते तो जोधपुर से लेकर हैदराबाद तक जाने के लिए भी पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता। अगर सरदार न होते तो जम्मू कश्मीर कभी हमारा ना होता। भोपाल का क्या होता, हैदराबाद कहाँ होता, हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। अगर लौह पुरुष न होते तो आज का हिंदुस्तान कुछ और ही होता। इकोनॉमिक कंटेंटमेंट एंड स्टेबिलिटी, ए डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पांसिबल सिटीजनशिप। लेकिन असल मायने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो इंडिया के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसने अंग्रेजों के खंड खंड छोड़ गए हिंदुस्तान को अखंड कर दिया। सरदार पटेल और यूनिटी का गहरा नाता है, एक ऐसा नाता जो भारत को एक सूत्र में पिरोता है, एक ऐसा नाता जिसने करोड़ों भारतीयों को पाकिस्तानी होने से बचा दिया। और यही वजह है कि सरदार पटेल को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो भारत का ये नक्शा कुछ इस तरह होता। यूरोप के कई देशों की तरह भारत के राज्य देश में बदल जाते।
जमहूरियत के कई नासूर चुभ रहे होते, लेकिन भारत के नक्शे को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये उस त्रासदी के दौर का साहस था जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो 2 मुल्कों को आजाद करने जा रही हैं, या 565 मुल्कों को। उस वक्त कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 565 रियासतें थी, जो कि अंग्रेजों के जाने से पहले ही आजादी का जश्न मनाने में मशगूल होने लगे। रियासतों की अपनी सेना थी, अपना कानून था, यहाँ तक कि कई राजाओं की अपनी मुद्रा भी थी, जो ब्रिटिश कानून के हिसाब से काम करते थे, जिसे पैरामाउंसी कहा जाता था। अंग्रेजों के जाने के साथ ही ये पैरामाउंसी खत्म होने लगी। हिंदुस्तान के उन राजाओं को ब्रिटेन की गुलामी बहुत पसंद थी, लेकिन उतनी ही नफरत थी अखंड भारत का हिस्सा बनने से। इस बीच अंग्रेजों ने अपने पीछे कलह और कत्लेआम का अंतहीन सिलसिला छोड़ जाने के लिए एक और चाल चली। बंटवारा भारत और पाकिस्तान में ही नहीं हुआ, बल्कि ये फरमान भी जारी किया गया कि पैरामाउंसी कानून हटने के बाद रियासतें भारत और पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा अलग देश बनने के लिए भी आजाद होंगी। अंग्रेजों के सबसे घातक अस्त्र से रियासतों को एक करने की चुनौती से पार पाना सबसे मुश्किल काम था, और इस काम की जिम्मेदारी आई सरदार पटेल के ही मजबूत कंधों पर। पाकिस्तान इस मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन सरदार पटेल ने रियासतों में जब देशभक्ति की भावना फूकी तो कई रियासतों ने महज सरदार पटेल की मुलाकात के बाद खुद को भारत के साथ आने का ऐलान कर दिया था। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन पर लालच हावी होने लगा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने एक एक कर सारी चालों पर पानी फेर दिया। जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक धागे में पिरोया, आजाद हिंदुस्तान को एक रूप दिया, कई भाषाओं, संस्कृति, जाति और क्षेत्र को मिलाकर एक भारत बनाया, और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के साथ ही ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले जापान में बनी बुद्ध की प्रतिमा स्प्रिंग टेंपल का रिकॉर्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने तोड़ दिया है। 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, जो दुनिया की 5 सबसे ऊंची मूर्ति हैं। स्प्रिंग टेंपल की ऊंचाई 153 मीटर है। दुनिया की 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं की अगर बात करें तो अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहले नंबर पर है, लेकिन अलग ऊंचाई की मूर्तियां हैं। 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहीं अगर बाकी मूर्तियों की बात की जाए तो 116 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर और लगभग 90 मीटर की मूर्तियां हैं। तो पटेल की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची है, लेकिन दुनिया भर में और कौन कौन सी ऊंची मूर्तियां हैं ये इस रिपोर्ट में देखिए। चीन में मौजूद स्प्रिंग टेंपल में भगवान बुद्ध की आकर्षक मूर्ति है। मंदिर में मौजूद बुद्ध के स्टैचू की ऊंचाई 503 फीट यानी 153 मीटर है। इस स्टैचू को साल 2002 में बनाया गया था। इस बुद्ध प्रतिमा के नाम अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के लिबर्टी द्वीप पर मौजूद है। तांबे से बनी स्टैचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी ने तैयार किया था। 28 अक्टूबर 1886 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया था। तब से लेकर ये जगह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बर्मा में मौजूद इस बेमिसाल जगह पर बुद्ध की स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इस स्टैचू को साल 2008 में तैयार किया गया था। यहाँ दुनिया भर के सैलानी आते हैं। ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड मूर्ति को साल 2008 में बनाया गया। इसकी ऊंचाई 92 मीटर है। ये मूर्ति थाईलैंड की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे गोल्डन रंग से रंगा गया है। इस मूर्ति के दीदार के लिए लाखों सैलानी हर साल थाईलैंड पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध की ये मूर्ति जापान के उशुक में मौजूद है। इस मूर्ति की ऊंचाई 100 मीटर है। दुनिया भर में रहने वाले बुद्ध के अनुयायी इस मूर्ति को देखने के लिए खास तौर से जापान का भ्रमण करते हैं।
टीम न्यूज नेशन। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।